गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशन डिपॉजिट्स के बारे में और वेरियस टाइप्स ऑफ ओशन डिपॉजिट्स की इनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ओशन में हमारे पास डिपॉजिट्स कहाँ से आते हैं। सो द ओशन इज द फाइनल रिपोजिटरी ऑफ डेब्रीज फ्रॉम द लैंड। कि लैंड से जितने भी हमारा डेब्री होता है उसका लास्ट जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है वो हमारे पास ओशंस होते हैं, क्योंकि रिवर्स से वो फ्लो होकर हमारे ओशंस में आ जाते हैं और इसीलिए सारे जो हमारे डेब्रीज होते हैं वो यहाँ पर आकर डिपॉजिट होते हैं। एंड द ओशन फ्लोर इज ऑलमोस्ट कवर्ड विद द ब्लैंकेट ऑफ सेडिमेंट्स। क्योंकि ये सारे जो हमारे ओशन फ्लोर पर जो सेडिमेंट्स होते हैं धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइज एंड देन अबेसल प्लेन में जाकर ये सारे डिपॉजिट होते हैं। इसलिए हम ब्लैंकेट ऑफ सेडिमेंट्स भी ओशन फ्लोर को बोलते हैं। And the kinds of marine deposits differ a great deal from one part of the ocean to another। क्योंकि ये डिपेंड करता है रिवर्स पर कि कितनी रिवर्स वहां पर अपना वाटर जो है ओशंस में ड्रेन करती हैं, कहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ किस तरह की और वहां पर डिपॉजिट करने वाला मटेरियल कैसा है। सो जो भी हमारा मरीन डिपॉजिट है ये डिफरेंट हो सकते हैं फ्रॉम वन ओशन टू अनदर। तो जो हमारे ओशन डिपॉजिट्स होते हैं ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स होते हैं जो बने होते हैं इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक मैटर से। और इनके जो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से ये ओशनिक फ्लोर में डिपॉजिट होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से ओशन में इतना सारा डेब्री मिलता है और हमारे ओशन डिपॉजिट्स इतने डिफरेंट टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट सोर्स में जो आता है हमारे पास आता है टेरिजीनियस रिसोर्सेज, और ये होते हैं हमारे लैंड बेस्ड रिसोर्सेज। कि जितने भी ये हमारे पास जो डेब्री आएगा या फिर हमारे पास जो डिपोजिशन होगी यहाँ पर वो सीधा लैंड से होगी बाय रिवर्स। उसके बाद आ जाते हैं वोल्केनिक डिपॉजिट्स। अब वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा जो मटेरियल है वो आ जाएगा, सेडिमेंट्स जो होंगे वो डिपॉजिट होंगे, तो यहाँ पर वोल्केनिक डिपोजिशन के जो हमारे डिपॉजिट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और थर्ड नंबर पर जो सोर्स आता है वो है पेलेजिक डिपॉजिट्स। की यहाँ पर जो मरीन एनिमल्स हैं अब ये हैं डिवाइडेड टू पार्ट्स में, इनऑर्गेनिक और हमारा ऑर्गेनिक मैटर में। कि रॉक्स की यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन की वजह से जो भी हमारे पास सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे और ऑर्गेनिक में जितने भी एनिमल्स हैं उनके जो रिमेन्स होंगे उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से या केमिकल रिएक्शन की वजह से कौन से ऐसे ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स हैं जो हमें वाटर में देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टेरिजीनियस डिपॉजिट्स। और ये क्या होते हैं? वेदरिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस बीइंग कैरिड अपॉन द वेरियस कॉन्टिनेंटल रॉक्स बाय न्यूमरस मैकेनिकल एंड केमिकल एजेंट्स। की जो वेदरिंग है, जो यहाँ पर हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो वेदरिंग होती है, सो ये क्या करती है, बहुत सारे जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करती है और यहाँ पर स्लोप से होते हुए हमारे अबेसल प्लेन में ये सारे ओशनिक डिपॉजिट्स जो है इनको आकर डिपॉजिट करती हैं, यहाँ पर डिपोजिशन करती है। सो वेदरिंग जो है ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, चाहे वो मैकेनिकल मतलब हमारा फिजिकल हो या फिर हमारे जो केमिकल एजेंट्स हैं जो वाटर के साथ मिलकर अपनी एक केमिकल रिएक्शन देते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे डिपॉजिट्स बनते हैं। सो इसी तरह जब लाइमस्टोन वगैरह हमारे जो आता है वो रिवर्स के थ्रू यहाँ पर अपने अलग केमिकल कॉम्पोजिशन दिखाता है, उसी के साथ यहाँ पर जो डिपोजिशन है उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। So as a result of which these rocks get disintegrated and get decomposed to form fine or coarse sediments। कि जो हमारे टेरिजीनियस डिपॉजिट्स होते हैं जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इनमें जो रॉक्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, इनका जो यहाँ पर पोजीशन होता है वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई जो है सेडिमेंट्स का रहता है बाय रिवर्स। तो इसी वजह से यहाँ पर वेदरिंग होती है, एक दूसरे से टकराकर इनकी ग्राइंडिंग होती है जिसकी वजह से रॉक्स जो है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं। और फर्दर ऑन जब इनका जो यहाँ पर जब ग्राइंड होते हैं तो इनका जो फॉर्मेशन है वो चेंज होता है, फाइन टू कोर्सर जो सेडिमेंट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर स्ट्रीम, विंड्स, ग्लेशियर, ओशनिक करंट्स एंड वेव्स। सो ये सारे एजेंट्स हैं जो हमारे ओशनिक डिपॉजिट्स हैं, जो टेरिजीनियस डिपॉजिट्स हैं उनके जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली रिवर स्ट्रीम एंड हमारे ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं जो ये सारे सेडिमेंट्स को यहाँ पर लेकर आते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ दीज मटेरियल्स डिफर इन विच द टर्न इन्फ्लुएंस देयर सीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। की अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर तो सबसे ज्यादा टेरिजीनियस सेडिमेंट जो है वो इसी एरिया में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर कंटिन्यू डिपोजिशन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा जिसकी वजह से यहाँ डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी थ्रू स्लोप हमारे
सेडिमेंट्स की। और इसी वजह से क्या होगा, जितना भी हमारा टेरिजीनियस वाला एरिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया होगा, यहाँ पर जो साइज होगा हमारे सेडिमेंट्स का वो लार्ज होगा एज कम्पेयर टू द सेडिमेंट्स दैट आर फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंटल स्लोप और राइज एरिया। क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएंगे तो इनमें ग्राइंडिंग होगी, आपस में एक दूसरे से टकराकर इनका जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा और एट द एंड जो अबेसल प्लेन में हमें डिपोजिशन देखने को मिलेगी वो मोस्टली क्ले की मिलेगी। एंड द बिगर साइज सेडिमेंट्स गेट डिपॉजिटेड नियर द कोस्ट। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे बिगर साइज के जो सेडिमेंट्स होंगे वो कहाँ पर डिपॉजिट होंगे, हमारे कोस्टल एरियाज में। एंड द बोल्डर्स, कोबल्स एंड पेबल्स, जो हमारे कोर्सर ग्रेन्स वाले जो सेडिमेंट्स होते हैं वो नियरली हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलेंगे, वाइल द फाइन सेडिमेंट्स गेट डिपॉजिटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। क्योंकि यहाँ पर ग्राइंडिंग एंड एट्रिशन की वजह से क्या होगा, बहुत सारे सेडिमेंट जो है ग्राइंड अप होकर जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी उसकी वजह से जो ये सेडिमेंट्स है हमें वो कोस्टल एरिया से दूर देखने को मिलेंगे। अगर हम टेरिजीनियस डिपॉजिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जितना भी हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया है, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया है वो हमारा साइबेरियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ है जो यहाँ आर्कटिक सी में आता है। और उसी के साथ जितना भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पर वाटर जो है वो लैंड से टच होता है, इन सभी एरियाज में हमारे पास जैसे जैसे रिवर्स डिपॉजिट करेंगी उसी तरह जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो उतनी ही वाइड होगी या नैरो होगी। हमने देखा था वेरिएशंस इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, तो जितने भी एरियाज में वाइडर हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगी वहां पर टेरिजीनियस जो हमारे पास डिपॉजिट्स हैं उनके मिलने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो हमारे सेडिमेंट्स आते हैं ये सभी साइजेस में हमें देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो आती है कोर्स ग्रेन्स की, उसके बाद आते हैं फाइन ग्रेन्स। तो फाइन ग्रेन्स के अंडर हमारे पास आ जाते हैं सिल्ट, सैंड या फिर क्ले, और उसी के साथ कोर्स ग्रेन्स में हमारे पास आते हैं ग्रेवल एंड सैंड। तो अगर ग्रेवल्स की बात करें, जो हमारे ग्रेवल हैं बहुत तीन वेराइटी में हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज बोल्डर, जो सबसे बड़ा साइज होता है और ये होता है 256 mm या उससे भी ज्यादा। उसके बाद हमारे पास आते हैं कोबल्स, दैट इज अबाउट 64 to 256 mm। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी जो ग्रेवल के अंडर आती है वो आती है पेबल्स। और पेबल्स आपको यूजुअली यहाँ पर रोड्स वगैरह पे मिल जाते हैं, तो ये होते हैं 2 to 64 mm डायमीटर के हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह फाइन ग्रेन्स जो है उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सैंड, क्योंकि ये सैंड जो है वो क्ले से बहुत बड़ा होता है। सैंड का जो साइज होता है वो 0.0625 mm होता है, और उसी के साथ जो सिल्ट होता है इससे भी ज्यादा फाइन होता है, 0.002 से लेकर 0.0625 mm इसका सिर्फ डायमीटर होता है। इतने फाइन ये हमारे पास ग्रेन्स होते हैं। और लास्ट में आ जाता है क्ले, और क्ले जो है वो 0.02 mm से भी छोटा हो सकता है। ये सबसे ज्यादा फाइनेस्ट हमारे पास जो सेडिमेंट है वो हमें ओशन फ्लोर में देखने को मिलता है। और इसके बाद हमारी आ जाती है मड, जो कि थोड़ी वाटरी होती है। ग्रेवल्स जो है ये हमें नियर कोस्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन जो हमारे फाइन ग्रेन्स हैं ये हमें देखने को मिलेंगे कोस्ट से थोड़ी दूर कॉन्टिनेंटल राइज या फिर हमारे अबेसल प्लेन्स में। तो इसके बाद जो हमारे पास दूसरे सेडिमेंट्स आते हैं टेरिजीनियस, उसमें आता है टाइप्स ऑफ मड्स। अब कितने टाइप के मड्स होते हैं? सो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लू मड, एंड इट इंक्लूड्स द मटेरियल डिराइव्ड थ्रू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स दैट आर रिच इन आयरन सल्फाइड एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं वाटर के साथ इन रॉक्स के, तो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होती है, केमिकल वेदरिंग होती है, और ये जो रॉक्स होते हैं जिनमें आयरन जो सल्फाइड है वो सबसे ज्यादा रिच होता है, इनकी डिसइंटीग्रेशन की वजह से जो हमारी मड है उसका कलर थोड़ा ब्लूइश हो जाता है। एंड इट कंटेन्स 35% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3 जो है वो 35% तक इन हमारे में हमें देखने को मिलता है। एंड इट प्रीडोमिनेट्स इन द अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी एंड आर्कटिक सी, कि ये जो हमारी मेडिटेरेनियन सी है नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में, और उसी के साथ जो हमारा अटलांटिक ओशन है, और लास्ट में हमारे पास आता है आर्कटिक ओशन। तो इन सभी एरियाज में जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है और आयरन सल्फाइड वाले रॉक्स जो हमें देखने को मिलते हैं, उनकी वजह से इन एरियाज में जो ब्लू मड सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। हमारे पास आती है रेड मड, और इससे सेडिमेंट्स वहां मिलते हैं जहां पर हमें रॉक्स जो हैं वो रिच इन आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। क्योंकि रेड जब यहाँ पर हमारे आयरन ऑक्साइड्स में यहाँ पर रस्टिंग होगी तो उसकी वजह से जो हमारे मड का कलर है वो थोड़ा रेडिश हो जाएगा या फिर थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा।
कलर इज मेनली ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ आयरन कंटेंट, कि यहाँ पर जब फेरस का कंटेंट बढ़ जाएगा हमारी मड में, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगे वाटर के साथ, और इसी वजह से रस्टिंग की वजह से जो हमारे मड का कलर है वो रेड हो जाएगा। एंड जो ये रेड हमारे पास जो मड है वो हमें ज्यादातर देखने को मिलती है येलो सी में, जो आती है यहाँ पर, और उसके बाद आता है ब्राजीलियन कोस्ट एंड फ्लोर्स ऑफ अटलांटिक ओशन, कि इन्हीं 3 एरियाज में सबसे ज्यादा हमें रेड मड देखने को मिलती है, येलो सी, ब्राजीलियन कोस्ट एंड हमारा अटलांटिक ओशन। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रीन मड, एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू द केमिकल वेदरिंग वेयर इन द कलर ऑफ ब्लू मड इज चेंज टू ग्रीन मड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सी वाटर, कि जो हमारी ब्लू मड थी वही ग्रीन मड बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है वो सी वाटर के साथ देखने को मिलेगा हमारे ब्लू मड का। अब यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंटेमिनेशन था यहाँ पर वो बढ़ जाएगा, 0 to 56% हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास जो ग्रीन मड है उसमें हमें देखने को मिलेगा ग्रीन सिलिकेट्स ऑफ पोटेशियम एंड ग्लूकोनाइट। ग्रीन मड है वो यूजुअली हमें 100 to 900 फैथम्स तक की डेप्थ में देखने को मिलती है, और जो ग्रीन मड है वो हमें देखने को मिलती है अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, जितने भी हमारे पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरियाज हैं, नॉर्थ अमेरिका या फिर हमारा जापान का कोस्ट, तो यहाँ कोस्टल एरियाज में भी हमें जो ब्लू मड है उसी के साथ साथ जो इसका ग्रीनिश फॉर्म है जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है वो भी देखने को मिलता है। हमारे पास आता है कोरल मड। अब कोरल मड वहां मिलेगा जहां पर हमें कोरल्स मिलते हैं, यहाँ पर कोरल पॉलिप्स या कोरल रीफ जो है वो इजिली ग्रो कर पाते हैं, एंड डराइव्ड फ्रॉम कोरल रीफ्स द लोकेटेड ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब जो कोरल रीफ है ये शैलो डेप्थ में होते हैं, ये हमने वीडियो में पढ़ा था उनके टाइप्स के बारे में, तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। सो जो कोरल रीफ्स हैं ये शैलो डेप्थ में बनते हैं, और यूजुअली हमें जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं यहाँ पर ही इनकी फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया में जो हमारा सबसे बड़ा जो यहाँ पर हमें रीफ देखने को मिलता है वो मिलता है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है। सो ये जो कोरल रीफ है इन्हीं के साथ जो कोरल मड है वो देखने को मिलती है जब इनका डीकम्पोजिशन हो जाता है, या फिर इनको बोले उनके डिके होने के बाद जो यहाँ पर इनके रिमेन्स रह जाते हैं उनका केमिकल रिएक्शन की वजह से कोरल मड जो है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे हमारे पैसिफिक ओशन में जो हवाई आइलैंड्स हैं यहाँ पर भी हमें कोरल्स देखने को मिलते हैं। इंडियन ओशन में जो हमारे पास लक्षद्वीप या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं यहाँ पर भी हमें कोरल्स मिलते हैं। सो ये सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हमें कोरल मड जो है वो इजिली देखने को मिलती है। पास आते हैं वोल्केनिक डिपॉजिट्स, और ये मटेरियल जो है डिपॉजिट होते हैं इन मरीन इन्वायरमेंट बाय वोल्केनिक इरप्शंस, कि जब लैंड पर यहाँ पर हमारे पास वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो ऑन लैंड डिपॉजिट होते हैं, लेकिन मरीन इन्वायरमेंट में जब हमारे पास वोल्केनोज होते हैं तो ये यूजुअली हमें पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर रिंग ऑफ फायर में बहुत सारे वोल्केनोज जो है वो एक्टिव हैं, और यहाँ पर कंटिन्यूसली जो आइलैंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन रहती है ड्यू टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी हमारे चेन्स ऑफ वोल्केनोज बनेंगे, जो आइलैंड फॉर्मेशन होगी, वहां पर जो वोल्केनोज इरप्ट होंगे तो जितना भी डिपोजिट है वो डायरेक्टली हमारे ओशंस में होगा, एंड विच आर कैरिड बाय रिवर, रेन वॉश एक्सेट्रा टू द ओशन एंड वोल्केनिक इरप्शन इन ओशन विच डिपोजिशन डायरेक्टली इनटू द ओशन, कि जितने भी वोल्केनिक इरप्शन हमारे ऑन लैंड होंगे वो विंड, रिवर या रेन वॉश की वजह से जाकर हमारे ओशंस में डिपॉजिट हो जाएंगे। लेकिन अगर वोल्केनिक इरप्शन हमारे ओशंस में ही हो रहे हैं तो डायरेक्टली जो इसके सेडिमेंट्स होंगे, जो डिपोजिशन होगा वो हमारा ओशंस में ही हो जाएगा। कोर्स हमारे पास आता है वो है व्हाट आर पेलेजिक डिपॉजिट्स। अब पेलेजिक डिपॉजिट्स में हमारे पास एक तो आ जाते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होते हैं हमारे ओशन फ्लोर में, एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्केलेटन्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स एंड मरीन प्लांट रिमेन्स, कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक जो सेडिमेंट्स होंगे वो मरीन ऑर्गेनिजम्स या फिर हमारे मरीन प्लांट रिमेन्स में बनते हैं। सो ऑर्गेनिक मैटर में जो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास वो आते हैं नेरेटिक, और सेकेंड हमारे पास आ जाता है पेलेजिक। अब नेरेटिक में क्या होता है, इनमें they contain skeletons of marine organisms and plant remains. They include shells of mollusks, skeletons of radiolarian and spicules of sponges, कैल्सेरियस एंड सिलिकस प्लांट रिमेन्स, की जितने भी प्लांट स्पीशीज हमें वाटर में देखने को मिलती हैं उनके जो रिमेन्स रह जाते हैं, उनके जो सेडिमेंट्स रह जाते हैं, जैसे हमारे मोलक्स हैं, इनके डीकम्पोजिशन के बाद के जो इनके रिमेन्स रहते हैं वो बना देते हैं हमारे नेरेटिक मैटर को। उसके बाद जो पेलेजिक मैटर आते हैं इसमें यूजुअली एल्गी आती है, एंड दे जनरली रेफर टू एज ओज। तो ओज जो है वो एक तरह से मड टाइप फॉर्मेशन होती है हमारे एल्गी की। इसके डीकम्पोजिशन के बाद जो यहाँ पर ये जो सेडिमेंट्स हैं इनकी जो डिपोजिशन होती है वो ऑर्गेनिक होती है, जिनको हम बोलते हैं पेलेजिक मैटर्स।
of relative content of calcium carbonate or silica pelagic deposits are divided into two categories, that are pteropod O's and siliceous ओज। तो कैल्सियरियस का जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है उसमें फर्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टेरोपोड और सेकंड हमारे पास आ जाते हैं ग्लोबिजेरिना। सो टेरोपोड के अंदर क्या होता है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम बायोडिकम्पोजिशन ऑफ मोलस्क स्केलेटन्स। के मोलस्क जो होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं मोलस्क, और इनके स्केलेटन जब इनके रिमेन्स रह जाते हैं तो बायोडिकम्पोजिशन, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है तो यहाँ पर बायो आएगा, इनकी डेपोजिशन के बाद क्या होता है, जो इनका रिमेन रहता है उसकी सेडिमेंटेशन, उसके डेपोजिशन के बाद जब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा तो ये जो यहाँ पर हमारे पास सेडिमेंट बनेगा उसको हम बोलते हैं टेरोपोड। एंड मोलस्क इज मरीन इनवर्टिब्रेट। इसी वजह से जो यहाँ पर हमने बायो यूज करा कि ये जो है ऑर्गेनिक मैटर है, लिविंग थिंग था, लेकिन इसके डिकम्पोजिशन के बाद हमें टेरोपोड जो यहाँ पर हमारे पास सेडिमेंट है वो देखने को मिलता है। दीज डिपॉजिट्स आर मोर प्रिविलेंट इन अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, क्योंकि जहां जहां पर भी हमें मोलस्क मिलेंगे उनका जो डिकम्पोजिशन होगा वो देखने को मिलेगा, और यहीं पर हमें टेरोपोड जो डेपोजिशन है वो भी देखने को मिलेगा। एंड ग्लोबिजेरिना में हमारे पास आ जाता है डिराइव्ड फ्रॉम बायोडिकम्पोजिशन ऑफ जू प्लैंक्टन्स। कि जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं इनका डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो कोरल्स के साथ होता है। तो यहाँ पर ये जो जू प्लैंक्टन्स हैं एक तरह से कोरल्स को सपोर्ट करते हैं, इन दोनों में आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सो जिन जिन एरियाज में हमें कोरल्स मिलेंगे वहां पर इजिली जू प्लैंक्टन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इनके बायोडिकम्पोजिशन के बाद हमें जो सेडिमेंट मिलेगा, जो डिपोजिशन मिलेगी, वो मिलेगी ग्लोबिजेरिना की। Are marine protozoas and these deposits are most extensive in Pacific Ocean। कि पैसिफिक ओशन में जैसे कि वोल्केनिक आइलैंड्स हैं तो आइलैंड्स के साथ ही हमारे कोरल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और वहीं पर हमें जू प्लैंक्टन्स मिल जाते हैं उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। कैटेगरी हमारी आती है पेलेजिक डिपॉजिट्स में, वो आती है सिलिशियस ओज। तो सिलिशियस ओज के बीच में फर्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है वो है डाइटम और सेकंड हमारे पास है रेडियोलैरियन। डिराइव्ड फ्रॉम बायोडिकम्पोजिशन ऑफ मरीन फाइटोप्लैंक्टन्स। अब ये जो है हमारे पास प्लांट की स्पीशीज आ गई जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है हमारे मरीन इकोसिस्टम की। एंड दे आर मोस्ट एक्सटेंसिव इन पैसिफिक ओशन। की सबसे ज्यादा जो इनका एक्सटेंशन है वो हमें पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं। दे आर फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 600 to 2000 फैथम्स। की बहुत ज्यादा शैलो डेप्थ से लेकर बहुत ज्यादा डीप डेप्थ तक भी अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। एंड अगर रेडियोलैरियन की बात करें तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम बायोडिकम्पोजिशन ऑफ रेडियोलैरियन। कि यहाँ पर जो सारे बायोडिकम्पोजिशन है, क्योंकि इनके डिकम्पोजिशन इनके डेथ के बाद ही इनकी जो डिकम्पोजिशन है वो हो पाती है और इनकी वजह से यहाँ पर जो सेडिमेंट्स हैं वो भी डिपॉजिट होते हैं। एंड रेडियोलैरियंस आर मरीन प्रोटोजोआज एंड दे आर मोस्ट एक्सटेंसिव इन पैसिफिक ओशन। कि डाइटम हो चाहे रेडियोलैरियन हो, ये दोनों ही पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इनकी जो डेप्थ है, अब इनकी जो डेप्थ थी डाइटम की वो 600 to 2000 थी, लेकिन जो हमारे रेडियोलैरियन है और भी ज्यादा डेप्थ में देखने को मिलते हैं। अराउंड 2000 to 5000 फैथम्स तक की डेप्थ में भी हमें रेडियोलैरियन जो है हमारे डिपॉजिट्स वो देखने को मिलते हैं, जो आते हैं सिलिशियस ओज के अंडर। नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।